दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार 99 के इस ऑनलाइन कोर्स में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य जो है अपने समाप्त होने के चरण पर है। तो दोस्तों, एक क्लास कल और होगी मौर्य साम्राज्य से संबंधित, और हम लगभग मौर्य साम्राज्य से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य थे, हमने उसका अध्ययन कर चुके हैं। और आज दोस्तों हमें पढ़ना है मौर्य साम्राज्य में मुद्रा व्यवस्था और स्थापत्य कला, या देखेंगे स्तंभ लेख, और स्तंभ लेख के पश्चात हम देखेंगे स्तूप जो कि सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किए गए थे। और कुछ ऐसे भी स्तूप थे जिनको या जिनकी मरम्मत मौर्योत्तर काल में या शुंग काल में इनकी मरम्मत करवाई गई थी। तो हमें देखना है मुख्यतः मुद्रा व्यवस्था और स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला में हम देखेंगे स्तंभ लेख और स्तूप, जबकि मुद्रा व्यवस्था में हम जानेंगे तो मित्रों, आज हमें पढ़ना है मौर्यकालीन मुद्रा व्यवस्था। तो हम क्यों पढ़ेंगे मुद्रा व्यवस्था? तो इससे पहले मुद्रा व्यवस्था को पढ़ने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि समझेंगे और देखेंगे। आप ऐसे समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 से 1800 या 1900 बीसी के आसपास अस्तित्व में रही, उस टाइम पे किसी एक मानक मुद्रा का चलन नहीं हुआ करता था। तब लोग वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन किया करते थे। जिस तरह से दोस्तों आज हम बोलते हैं कि हमें चावल चाहिए तो मार्केट चले जाओ और 20 या 30 रुपए किलो चावल ले आओ और उसको एक कुछ मुद्राएं दे दो। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं था, मुद्रा का चलन नहीं था। तो वस्तुओं के आदान प्रदान से ही लेन देन हुआ करता था। और दोस्तों, हमें मौर्य काल में मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। और जो हम देखें सिक्कों की बात करें या मुद्रा की बात करें, तो मौर्य काल में मुख्यतः 3 तरह के मुद्राएं देखने को मिलती हैं। और किस रूप में? तो सिक्कों के रूप में। तो हमें सबसे पहले सोने का सिक्का, सोने के सिक्के को हमें 2 शब्द प्रचलित हैं दोस्तों मौर्य काल में, एक तो निष्क और दूसरा सुवर्ण। तो ये दोनों ही शब्दावलियां सोने के सिक्के से संबंधित थी। और जबकि चांदी का सिक्का देखे तो सत्य, शतमान, हरण, रूप, कारसापण और पर्ण थी दोस्तों। तो दोस्तों, पर्ण जो थी मौर्य काल में मौर्यों की राजकीय मुद्रा हुआ करती थी। और इसके अलावा हम देखें तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्रा थी मौर्यों की। और हम देखें तो तांबे के सिक्के का भी चलन था, जो कि क्या कहा जाता था? तो 2 तरह के तांबे के सिक्कों का चलन था। तो क्या था दोस्तों? पहला तो मासक और दूसरा कांकड़ी। तो हम देखें मौर्यकालीन मुद्रा व्यवस्था में हम सिक्कों के रूप में देखें तो सोना, 2 तरह के सिक्कों का चलन था। जैसे सोने के रूप में निष्क और दोस्तों स्वर्ण। तो ये 2 तरह के सिक्के स्वर्ण और निष्क हुआ करते थे, जो कि गोल्ड के हुआ करते थे या सोने के। आगे हम देखें तो चांदी के रूप में हमें शतमान, धरण, कारसापण, पर्ण और रूप नामक सिक्कों का चलन भी देखने को मिलता है। आगे हम तांबे के सिक्कों में देखें तो हमें पुख्ता मासक और कांकड़ी का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, ये कैसे पूछे जाएंगे? तो इधर देखेंगे, मान लो आप लोगों को दे दिया शतमान, कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन? तो मान लो एग्जामिनर ने दे दिया शतमान, मौर्य काल में शतमान का तात्पर्य है सूती वस्त्र से या अनाज से या सिक्कों से या फिर दोस्तों कर व्यवस्था से। तो यदि आप लोगों को मालूम होगा कि शतमान क्या है, सिक्का है, तो आप लोग सही करके आएंगे। तो इस तरीके से सभी सिक्कों के संबंध में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। दोस्तों, चांदी में देखें तो शतमान, धरण, कारसापण, पर्ण और रूप मुख्यतः ये सिक्के चांदी के थे। आगे हम पर्ण देखें दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। पर्ण हमने देखा कि ये राज्य की मुद्रा थी। हम कल पढ़ चुके हैं कि मंत्रिणा को 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन और मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन, जबकि अध्यक्षों को 1,000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था। दोस्तों, ये पर्ण मौर्य काल में राजकीय मुद्रा हुआ करती थी, जो कि एक पंचमार्क सिक्का था, अर्थात ठप्पा लगाकर बनाया जाता था। पंचमार्क सिक्का था और ये राजकीय मुद्रा थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो मौर्यों की राज की मुद्रा क्या थी? तो पर्ण। क्या होगा आंसर? पर्ण होगा। आगे हम देखें कर व्यवस्था के संबंध में, तो मौर्यों को जो राजस्व की प्राप्ति होती थी या कर की प्राप्त होती थी, तो हम देखें तो कृषि के रूप में मुख्यतः भू राजस्व की प्राप्ति हुआ करती थी। और कृषि के रूप में हमें 2 तरह के भू राजस्व देखने को मिलते हैं।
एक तो सीता भूमि दोस्तों, जो कि राज्य की भूमि हुआ करती थी, राज्य की, जिस पर पूरा अधिकार राज्य का हुआ करता था। जबकि दोस्तों हमें भाग का उल्लेख भी मिलता है भू राजस्व के रूप में। तो भाग दोस्तों यह मुख्यतः कृषकों की भूमि हुआ करती थी, कृषक मालिक हुआ करते थे इस भूमि का, और बदले में राजा को कुछ भू राजस्व भी दिया करते थे। तो भाग क्या है दोस्तों, तो ये कृषक कृषक जो है अपनी भूमि का स्वामी हुआ करता था, और कुछ जो है दोस्तों कर या भू राजस्व के रूप में टैक्स राजा को दिया करता था। तो हमें भू राजस्व के रूप में दो तरह की दो तरह के राजस्व का उल्लेख मिलता है। पहला सीता भूमि और भाग। सीता भूमि जो कि राज्य की भूमि हुआ करती थी, जबकि भाग कृषकों की अपनी भूमि हुआ करती थी। आगे हम देखें कर व्यवस्था के संबंध में, तो हमें मौर्य काल में कुछ करों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। जैसे देखें तो बिस्ती बिस्ती क्या थी दोस्तों, तो ये बिगारी कर था। बिगारी मतलब बिगारी मतलब बिना कुछ लेन देन के काम करना। ये बिगारी कर था दोस्तों। क्या बिस्ती पूछा जा सकता है। मौर्य काल में बिस्ती का संबंध है कर से, धार्मिक कर से दोस्तों, या सिक्के से, सिक्कों से, या सूती वस्त्र से, या पशु से। तो क्या होगा आंसर, तो बिस्ती का संबंध कर व्यवस्था से होगा। और ये भी पूछ सकता है कि बेगारी कर था या आपातकालीन या उपहार स्वरूप या धार्मिक। तो क्या होगा, बिस्ती बिस्ती। ऐसे याद रखेंगे, बासे बिस्ती और बासे बेगारी। तो बिस्ती क्या था, बेगारी कर था। जबकि हिरण्य, हिरण्य का मतलब होता है दोस्तों सोना। क्या होता है, सोना। लेकिन यहाँ हिरण्य का मतलब तात्पर्य एक ऐसे कर से है जो कि नकद के रूप में दिया जाता था। अब ये नकद कैसा, तो दोस्तों हमने देखा कि मौर्य काल में मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। अब वो नकद किसी भी रूप में हो सकता है, तो चाहे सोने के सिक्के हों, चांदी के हों, या तांबे के हों। तो दोस्तों हिरण्य क्या है पूछे तो क्या बताएंगे, नकद के रूप में दिया जाने वाला कर था मौर्य काल में। आगे हम देखें तो प्रणय। तो प्रणय दोस्तों ये संकटकालीन कर था या आपातकालीन कर था। तो प्रणय दोस्तों पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों बोर्ड में जो एक एक चीज लिखी हुई है सभी महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा हुआ है जो महत्वपूर्ण ना हो। बहुत सोच समझ के लिखा गया है, और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लिखा गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दोस्तों हिस्ट्री ऑप्शनल है, जिनका ग्रेड फर्स्ट टीचर के लिए उनके लिए उपयोगी है। आगे हम देखें दोस्तों कर व्यवस्था में बिस्ती जो कि बिगारी कर है, हिरण्य जो कि नकद के रूप में दिया जाने वाला कर था। आगे देखें प्रणय कर जो कि आपातकालीन कर था। दोस्तों आपातकालीन या संकटकालीन कर था क्या प्रणय। मान लो दोस्तों राज्य में सूखा पड़ा है या अकाल पड़ा है, या मान लो कोई बाहरी आक्रमण है, और राज्य का मान लो जो रसद आपूर्ति है वो तबाह हो चुकी है, या सैनिकों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था जो राज्य की ओर से थी वो नहीं हो पा रही है। तो जो आप लोग जो कर देंगे राजा को, या अनाज पानी जो भी देंगे, तो वह क्या कहलाएगा उस टाइम पे, तो दोस्तों प्रणय कर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपने आपातकाल या संकट काल में राजा को क्या दिया, जो राजा को जरूरत थी या राज्य को जरूरत की चीजें थी। तो आपातकालीन कर क्या है दोस्तों, तो प्रणय है मौर्य काल में। आगे हम देखें तो उत्संग। दोस्तों उत्संग इसको ऐसे याद रखेंगे, उत्संग से उसे उत्संग और उसे उपहार। उपहार किसको, दोस्तों राजा को दिया जाने वाला। तो दोस्तों ये उत्संग नामक कर का भी उल्लेख मिलता है मौर्य काल में, जो क्या था, उपहार स्वरूप राजा को प्रदान किया जाता था। आगे देखें तो हमें एक धार्मिक कर बलि का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ये वही बलि है दोस्तों जिसको हमने शिलालेख में पढ़ा था कि अशोक ने जब निगाली सागर की यात्रा की तो भाग को घटाकर 1/6 और धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। तो बलि क्या है, तो ये मौर्य काल में धार्मिक कर है। जबकि हम देखें विविध, क्या है दोस्तों विविध, तो विविध क्या है, तो ये चारागाह कर है। अर्थात जो पशुओं के लिए चारा चारा या दाने की आपूर्ति की जाती थी राज्य की ओर से, या राज्य की जमीन से जो चारा उपलब्ध करवाया जाता था, तो उसको उस पर भी कर लगाया जाता था राज्य की ओर से। तो विविध क्या है, ये चारागाह कर है। फिर कहता हूं दोस्तों महत्वपूर्ण कर है, ये पूछा जा सकता है, तो ये याद ही करना पड़ेगा। आप सरसरी तौर पे 2 से 3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। आगे देखें तो हमें मिलता है उदयक भाग। क्या मिलता है दोस्तों, उदयक भाग। ये भी कर व्यवस्था थी मौर्य काल में, जो कि सिंचाई पर लगाई जाती थी राज्य की ओर से। तो पूछा जा सकता है कि सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर था क्या था, उत्संग, प्रणय, हिरण, या विविध, या उदयक। दोस्तों किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो उदयक भाग क्या है, सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर था।
आगे हम देखें तो सड़क कर भी देखने को मिलता है, जिसको मौर्य काल में वर्तनी कहा गया था। क्या दोस्तों? तो वर्तनी कहा गया। दोस्तों आगे हमें प्लेग पर भी कर देखने को मिलता है मौर्य काल में, जो कि प्लेग पर जो कर लगाया जाता था क्या कहा जाता था? तो मूसिका, जो कि प्लेग पर लगाया जाने वाला कर था। दोस्तों प्लेग बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है, जो कि पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलता है और इसका वाहक चूहा होता है। चूहों से फैलती है बीमारी। दोस्तों वर्तमान में इसके टीके उपलब्ध हैं और इलाज एकदम बहुत ही आसान तरीके से संभव है। लेकिन मौर्य काल में प्लेग एक ऐसी बीमारी हुआ करती थी जिससे पूरे गांव के गांव उजाड़ हो जाया करते थे। तो दोस्तों उस टाइम पे प्लेग खतरनाक बीमारी थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लेग पर भी राज जो है कर लगाया करता था। तो उस कर का क्या नाम है? मूसिका कर। आगे देखें तो हमें एक गांव पर सामूहिक कर भी देखने को मिलता है, जो पूरे गांव पर सामूहिक तौर पर लगाया जाता था। तो ये क्या था दोस्तों? तो वो पिंड कर था। क्या था? तो पिंड कर था। तो दोस्तों ये है मौर्यकालीन कर व्यवस्था। हम फिर देखें दोस्तों, तो मौर्यकालीन मुद्रा के संबंध में हमें तीन तरह के सिक्के प्राप्त होते हैं। पहला सोने का सिक्का, जो कि सुवर्ण या निष्क के रूप में प्रचलन में था। जबकि चांदी के सिक्के में हमें मुख्यतः धरण, शतमान, कारसापण, पर्ण और रूप देखने को मिलते हैं। जबकि पर्ण दोस्तों राज की मुद्रा थी और इसी मुद्रा में अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन भी दिया जाता था। हमने देखा कि मंत्रिणा को 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था, जबकि मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण का वार्षिक वेतन। और अशोक और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का उल्लेख किया है, तो उन अध्यक्षों को 1,000 पर्ण का वार्षिक वेतन दिया जाता था। तो दोस्तों आगे तीसरे सिक्के के संदर्भ में देखें तो हमें तांबे का सिक्का भी देखने को मिलता है, जो कि कांकड़ी या मासक के नाम से प्रचलन में था। तो तांबे के मुक्ता में दो सिक्के देखने को मिलते हैं, पहला मासक और दूसरा कांकड़ी। और जबकि सोने के निष्क और स्वर्ण। और जबकि चांदी के संदर्भ में देखें तो हमें शतमान, धरण, पर्ण, कारसापण और रूप मुक्ता 5 सिक्के देखने को मिलते हैं। आगे हम कर व्यवस्था के संबंध में देखें तो राज्य को भू राजस्व की जो राशि प्राप्त होती थी, दो रूप में प्राप्त होती थी। तो कृषि में जो राजस्व की राशि प्राप्त होती थी, दो तरीके से प्राप्त होती थी। पहला राजकीय भूमि से, जिसको सीता भूमि कहा जाता था, और दूसरा जो भू राजस्व प्राप्त होता था वह भाग से प्राप्त होता था। दोस्तों भाग कृषकों की स्वयं की जमीनें हुआ करती थी और जिससे राज्य को कुछ भू राजस्व के रूप में राशि मिला करती थी या अनाज मिला करता था, नकद मिला करती थी। आगे हम देखें कर के संदर्भ में तो हमने देखा बिस्ती, जो कि एक बिगारी कर का प्रचलन था। हिरण्य नगद के रूप में दिया जाने वाला कर था। दोस्तों आगे हम देखें तो बलि, जो कि धार्मिक कर था। विविध चारागाह उद्योग भाग, जो कि राज्य द्वारा सिंचाई की ओर से लगाया जाने वाला कर था। जबकि वर्तनी सड़क पर लगाया जाने वाला कर और मूसिका प्लेग बीमारी पर लगाया जाने वाला कर था। और पिंडकर दोस्तों यह सामूहिक रूप से पूरे गांव से वसूला जाता था। दोस्तों आगे हमें मौर्यकालीन कला के संबंध में पढ़ना है। तो हम देखें कि मौर्यकालीन कला के संबंध में हम मुख्यतः स्तंभ लेख और स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। तो स्तंभ लेख दोस्तों एकाश्म पत्थर से बने हुए थे मौर्यकाल में। और इस पर किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? किस? तो हमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग भी देखने को मिलता है स्तंभ लेख में, और एकाश्म पत्थर का भी प्रयोग मिलता है। और इस पत्थर के ऊपर दोस्तों चमकदार पॉलिश भी थी। क्या थी दोस्तों? चमकदार पॉलिश भी हुआ करती थी एकाश्म पत्थर पर, चमकदार पॉलिश। और हम देखें तो स्तंभ लेख के शीर्ष पर हमें पशुओं की भी आकृति देखने को मिलती है। तो दोस्तों पशुओं की आकृति हमें स्तंभ लेख पर देखने को मिलती है। और स्तंभ लेख जो हैं एकाश्म पत्थर के बने हुए थे और एकाश्म पत्थर पर चमकदार पॉलिश की जाती थी। और देखें तो लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग मिलता है। कुछ हमें देखना स्तंभ लेख और उनके ऊपर जो पशुओं की आकृति बनी हुई है। तो देखें तो संकिसा, जो कि दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। संकिसा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है स्तंभ लेख है। और इस पर हाथी की आकृति का अंकन है संकिसा स्तंभ लेख के ऊपर। आगे देखें रामपुरवा, ये दोस्तों बिहार में प्राप्त होता है, बिहार से प्राप्त होता है स्तंभ लेख। इसके ऊपर बैल या किसी को हम बोलते हैं वृषभ की आकृति बनी हुई है। आगे देखें लौरिया नंदगढ़, दोस्तों ये भी बिहार से प्राप्त होता है हमें। और इसके ऊपर सिंह की आकृति का सिंह की आकृति बनी हुई है। और देखें तो सारनाथ, दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। और हम देखें तो ये महत्वपूर्ण है सारनाथ।
काफी फेमस भी है। देखें तो शीर्ष पर सारनाथ जो स्तंभ लेख है उसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हुए हैं दोस्तों। सबसे शीर्ष पर सारनाथ स्तंभ लेख में 4 सिंह बने हुए हैं, जबकि नीचे की ओर 4 पशु दौड़ते हुए दिखाए गए हैं इस स्तंभ लेख में। वो 4 पशु कौन कौन से हैं? तो हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह। सिंह 4 सिंह ऊपर बने हुए हैं दोस्तों, और जबकि 4 पशु नीचे दौड़ते हुए दिखाए गए हैं सारनाथ स्तंभ लेख में। तो वो 4 पशु कौन कौन से हैं? तो हाथी, घोड़ा, बैल और एक सिंह नीचे भी, 4 सिंह ऊपर और एक सिंह नीचे भी दिखाया गया है दौड़ते हुए। दोस्तों इसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन का, धम्म चक्र का प्रतीक माना जाता है। किसको दोस्तों? तो सारनाथ स्तंभ लेख को। आगे हम देखें स्तंभ लेख के अतिरिक्त हम देखें स्थापत्य कला में या कला में, तो हमें स्तूप के बारे में पढ़ना है दोस्तों। ये स्तूप हम देखें स्तूप के बारे में, तो ऋग्वेद में स्तूप को ढेर कहा गया है। क्या दोस्तों? तो ऋग्वेद में स्तूप का शाब्दिक अर्थ हमें ढेर देखने को मिलता है, ढेर। जबकि बौद्ध साहित्य में इसको मृतदेह कहा गया है, जो कि सत्य है दोस्तों। तो आप इसके भाग को समझिएगा दोस्तों। सबसे ऊपर जिस तरह से आज तड़ित छंजा होता है, तड़ित छंजा में एक छड़ जो कि बाहर निकाल दी जाती है आसमान की ओर, ठीक इसी तरह एक आकृति हुआ करती थी स्तूप में, उसको छत्र बोला जाता था दोस्तों, छत्र। और जबकि एक उल्टी कटोरी के साइज का जिसपे छत्र लगा हुआ करता था उसको हर्मिका बोला जाता था। और हर्मिका